एच कॉमन ले लूँ तो इज इक्वल्स टू हाफ, कोई दिक्कत इसमें? सो दैट इक्वेशन इज कॉल्ड आइंस्टाइन इक्वेशन। अब यहाँ पे समझो, एच न्यू नॉट को अपन बोलते वर्क फंक्शन। क्या बोलते इसको? क्योंकि मान लो एच न्यू नॉट की वैल्यू 5 जूल है। कितना है? रेडिएशन 4 जूल लेके आया, इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, वर्क नहीं होगा ना। समझ आया? तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए आपके रेडिएशन के पास एच न्यू नॉट से ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। अगर उससे कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट। तो इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? वर्क फंक्शन, क्योंकि इतनी एनर्जी के बिना वर्क नहीं होगा। न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट को क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एच न्यू नॉट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। कोई दिक्कत किसी को? तो व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी विल फॉल ऑन द मेटल सरफेस, सुटेबल फ्रीक्वेंसी इसलिए कि अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। सो व्हेन ए लाइट of suitable frequency fall on the metal surface, then ejection of electron occurs. then ejection of electron occurs। तो जब भी कोई सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट आकर के मेटल के सरफेस पे पड़ेगा तो मेटल के सरफेस से क्या इजेक्ट होगा? इलेक्ट्रॉन। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? क्लियर है? तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। तो भी इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी। क्या बोला, समझ आया? तो क्या हो जाएगा डेफिनेशन? व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी strike on metal surface, ejection of electron occurs. Ejection of electron occurs, which is known as photoelectric effect। कोई दिक्कत किसी को? So when a light of suitable frequency strike on metal surface, ejection of electron occurs, which is known as क्या? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये मेटल सरफेस, ठीक है, कौन सा सरफेस है ये? मेटल सरफेस। और ये जो है आपका क्या हो जाएगा? वर्क फंक्शन। लिख लेंगे, डेफिनेशन लिख के फॉर्मूला लिखोगे, उसके नीचे मैं लिख दूंगा। ठीक है, इसमें आपका एच न्यू नॉट क्या है? वर्क फंक्शन। यस और नो? हाफ एम बी स्क्वायर तो पता है सबको, काइनेटिक एनर्जी। यस और नो? ओके। एंड व्हाट इज न्यू फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज न्यू नॉट? न्यू नॉट इज
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और किसी जरूरत तो नहीं ना? एम मास है, एच प्लांक कांस्टेंट, ये सब पता है ना अपने को, सभी को नोट कर लिया जाए। यहाँ से एक चीज़ और देख लीजिए, अगर बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, किसकी बात कर रहे हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ से होता क्या है कि जब एक फोटोन आएगा, कौन आएगा? एक फोटोन आएगा तो सिर्फ वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा? एक एनर्जी का पैकेट आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा? एक। समझ गए? तो एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मान लो आपका वर्क फंक्शन 5 किलो जूल का है। कितने का है? लेट इट बी, आपका वर्क फंक्शन 5 किलो जूल का है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितना जूल चाहिए? 5। कोई फोटोन आया 7 जूल के साथ। कितने जूल के साथ? 7। क्या करेगा ये? जैसे स्ट्राइक करेगा 5 जूल मेटल को पकड़ाएगा, 2 जूल के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, 2 जूल के साथ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, 2 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की। कोई दिक्कत? अगर अगर कोई फोटोन 10 जूल के साथ आए, कितने जूल के साथ? तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए कितना एनर्जी है? इसके पास 10 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने चाहिए? 2। पर ऐसा नहीं होता ना, ये कितनी भी एनर्जी लेके आए, ये कितनी भी एनर्जी लेके आए, एक फोटोन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर सकता है? एक, भले उसके पास कितनी भी एनर्जी हो। आया समझ में? तो जितनी भी एनर्जी लेके फोटोन आएगा उससे आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। एक फोटोन बराबर से एक इलेक्ट्रॉन। अब समझो, अपन बात कर रहे हैं इसकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी हाई मतलब हर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा, इज एच न्यू, न्यू ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर अगर आपका फोटोन हाई फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, किसके साथ आएगा? तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। 5 जूल के साथ आया तो एक इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट हुआ, 0 काइनेटिक एनर्जी। 10 के साथ आया तो 5 किलो जूल, 15 के साथ आया तो 10 किलो जूल, 5 ही रखेगा ना। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे लाइट की, क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी। किसकी काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन की। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। सो विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन विल रिमेन सेम। समझ गए यहाँ तक? इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी समझते हो? जैसे यहाँ पे और 2-4 लाइट जलाऊं तो रोशनी बहुत तेज होगी, हाँ या ना? तो ये इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ मैं। क्या बढ़ा रहा हूँ? तो जैसे कोई बल्ब है 10 वाट का, कोई बल्ब है 20 वाट का, कोई है 100 वाट का, किसका फ़र्क होता है? रोशनी का। 10 वाट का बल्ब जलाऊंगा धीरे जलेगा, रोशनी कम होगी। 100 वाट का जलाऊंगा रोशनी उससे ज़्यादा होगी। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये इंटेंसिटी होती है। इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टिंग पर सेकेंड। कितने फोटोन इजेक्ट कर रहा है लाइट, वो उसकी क्या डिसाइड करेगी? इंटेंसिटी। तो मैं अगर किसी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा मतलब उसकी क्या बढ़ेगी? एनर्जी, और उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की। पर मैं अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ लाइट की, फ्रीक्वेंसी नहीं ना, क्या बढ़ा रहा हूँ? मतलब मैं नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज कर रहा हूँ। समझ गया बेटा? फ्रीक्वेंसी वही है। तो मेरा मान लो मेरा जो एनर्जी है उस फोटोन की, ठीक है, वो है 7 किलो जूल। कितना? फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ता जाएगा, और ये बढ़ेगा तो क्या बढ़ता जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। अब मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ मतलब फोटोन की एनर्जी कितनी? 7 जूल ही रहेगी, पर नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे। पहले एक आ रहा था, अब 2 आ रहा है। 2 फोटोन 7 किलो जूल के साथ, तो एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी? पहला फोटोन आएगा 7 जूल देगा, उसमें से सामने वाला 5 जूल रख देगा, कितना देके भेज देगा उसको? 2 जूल। काइनेटिक एनर्जी 2 जूल। दूसरा फोटोन आया फिर भी 2 जूल, हाँ या ना? तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ रही है क्या? नहीं। बढ़ क्या रहा है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बढ़ रहा है? तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किसकी? इलेक्ट्रॉन की। समझ आ रहा है? इंटेंसिटी को डिसाइड करता है नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टिंग पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है। कोई दिक्कत किसी को?
फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते। कोई दिक्कत? तो एक नोट पॉइंट लिखोगे, लिखो एक नोट पॉइंट। when frequency of light increases, when frequency of light increases, then kinetic energy of electron increases. So when frequency of light increases, kinetic energy of electron increases. Next, when intensity of light, when intensity of light increases, when intensity of light increases, then kinetic energy, sorry, then photoelectron समझ लो ना, then photoelectron increases. कोई तकलीफ किसी को भी? ठीक है, तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे क्या बढ़ेगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या है? क्यों अलग अलग लाइट, अलग अलग फ्रीक्वेंसी? सब लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होती है क्या? लाइट मतलब क्या? लाइट मतलब लाइट ना, कैसे भी आ रहा है, ये सब अलग अलग लाइट है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो आई कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। क्या चेंज कर सकता हूँ? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, आइए एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक मेटल सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है? नहीं इजेक्ट होता ऑरेंज लाइट से। जब किसी मेटल सरफेस पे, कोई मेटल का सरफेस है, उसके ऊपर कौन सा लाइट पड़ रहा है? ऑरेंज। उससे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है। बट जब उस पर ग्रीन लाइट पड़ रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो तुमसे पूछा बताओ ये तीन लाइट में से किस में से इजेक्ट हो रहा है, किस में से इजेक्ट नहीं होगा? तो आ जाओ, सबसे पहले अपन बात करते हैं 7 कलर्स की। किसकी बात करते हैं? क्या होता है? विवग्योर। ये होते 7 कलर्स, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अगर बात करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज का ऑर्डर है और ये वेवलेंथ के इंक्रीज का ऑर्डर है।
सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका? जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स होते हैं, सबका बैकलाइट रेड होता है ना। कहीं पे भी डेंजर का साइन लगाना क्या लगाता है? रेड। ऐसा क्यों? लाल ही क्यों? वेवलेंथ ज़्यादा होता है इसलिए हमको पसंद है लाल लाइट, ऐसा। दूर से दिख जाता है। क्यों? वेवलेंथ से दूर से दिखने का क्या लेना देना? दूर से दिख जाता है तो सबको पता है भाई, वो तो पांचवी के बच्चों को पता है। तो दूर से क्यों दिख जाता है? तो वेवलेंथ से दूर से दिखने का क्या रिलेशन? अच्छा, क्यों? वो शक्तिमान है क्या? ज़्यादा वेवलेंथ होगा तो क्रॉस कर लेगा? ये कौन सा लॉजिक हुआ बे? ज़्यादा वेवलेंथ तो ज़्यादा क्रॉस करेगा, ऐसा होता है क्या? दूर से कौन सी चीज़ दिखती है? जो चीज़ छोटी है कि बड़ी है? आ रहा है समझ में? तो दूर से कोई बड़ी चीज़ है वो दिखेगी कि कोई छोटी चीज़ है वो दिखेगी? वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब साइज। वेवलेंथ मतलब क्या? वेवलेंथ बड़ा मतलब साइज बड़ा, वेवलेंथ छोटा मतलब साइज छोटा। तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है ना, तो 7 कलर्स में सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है? तो भैया जो बड़ा है वो दूर से दिखेगा कि जो छोटा है वो दिखेगा? इसलिए रेड दूर से दिखता है, समझ आया? तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए दूर से दिखता है। वेवलेंथ मतलब उसका साइज बड़ा है। क्या है उसका? साइज बड़ा। आया समझ में? और ये एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है किसकी? वायलेट की। और सबसे कम किसकी? रेड की। समझ गए? तो एनर्जी से नहीं, देखने की बात हुई ना। हम देखने की बात करें तो दिखेगा दूर से वही जो बड़ा होगा। कौन बड़ा है सातों में? रेड। इसलिए दूर से दिखता है, इसलिए सारे सिग्नल सारे बैकलाइट ये सब किसके बनाते हैं? रेड, ताकि अंधों को दिख जाए दूर से, है ना? ओके। अब यहाँ से अब बात करते, अपन बात करें कि भैया ऑरेंज लाइट से आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब ऑरेंज लाइट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर सकता, और ग्रीन लाइट कर सकता है। यस, ये कर सकता है। तो अपने से पूछा गया रेड, तो भैया जब ऑरेंज नहीं कर पा रहा है तो रेड क्या ही कर लेगा, क्योंकि रेड की एनर्जी तो और कम है। तो रेड के लिए हमारा आंसर हो जाएगा नहीं बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते। यस और नो? बात करते ब्लू, ग्रीन कर पा रहा है तो ब्लू की एनर्जी तो उससे कहीं ज़्यादा है। तो जब ग्रीन कर पा रहा है तो ब्लू तो आराम से करेगा। तो इसके लिए हमारा आंसर है यस बेटा तुम कर सकते हो। यस और नो? और ये बीच का, ग्रीन करेगा, ऑरेंज नहीं करेगा, और येलो उसके बीच में, तो अब हो सकता है करे, या हो सकता है कि एग्जैक्ट डाटा तो दिया नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी दिया है, कितने वैल्यू पे करेगा तो हम बता सकते थे कर सकता है कि नहीं। वो बोल रहा है कि ग्रीन करेगा, ऑरेंज नहीं करेगा, और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं येलो, ये दोनों के बीच में, तो ये बीच का नमूना मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। कोई तकलीफ किसी को? किसी को भी? ठीक, चलिए छाप दिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? आओ थोड़ा न्यूमेरिकल्स करते फिर।
1 EV इज इक्वल टू, जानते हो, 1.6 इंटू 10 to the power, पता है ना सबको? ओके, देखो क्या कह रहा है, वर्क फंक्शन दिया है मेटल का, क्या दिया है, वर्क फंक्शन जानते हैं क्या अपन? यस, एच न्यू नॉट दिया है बेटा, कितना दिया है, 3.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज कर लेते जूल में, तो क्या हो जाएगा ये, 3.34 इंटू कितना, 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल, हाँ या ना? ठीक, कितना आएगा सॉल्व करके बताएंगे आप लोग। तो एच न्यू नॉट आ गया। क्या पूछा मुझसे, काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, सॉल्व करके बताना कितना रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एच न्यू माइनस, यही था क्या, पलट के देखो, हाफ एम बी स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी ना भाई, हाफ एम बी स्क्वायर इज वॉट, तो हाफ एम बी स्क्वायर हटा के काइनेटिक एनर्जी लिखो, कोई दिक्कत है क्या तुमको? हाफ एम बी स्क्वायर हटा के उसका जगह क्या लिखा, तो जब हाफ एम बी स्क्वायर हटा के काइनेटिक एनर्जी लिखा तो आपको कोई दिक्कत है क्या? तो काइनेटिक एनर्जी टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट तो ऊपर से निकल जाएगा, मुझे सिर्फ चाहिए एच न्यू, क्या चाहिए मुझे, आ जाओ एच न्यू निकालते हैं। ऊपर का सॉल्व कर पाए हो, क्या रहा है, 5 पॉइंट, आ रहा है कितना? तो भैया मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मुझे अभी एच न्यू चाहिए, तो एच न्यू, एच न्यू इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू मतलब क्या, सी बाई लेमडा, अरे जल्दी बोलो भाई, एच न्यू, न्यू का वैल्यू क्या होता है, सी बाई लेमडा, तो एच न्यू इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, व्हाट इज योर एच, 6.6 इंटू 10 का पावर कितना, -34, प्लांक कांस्टेंट याद होना चाहिए, इंटू सी, फोटोन की बात हो रही है तो 3 इंटू 10 to the power 8 अपॉन लेमडा, वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है, लास्ट क्लास में नैनोमीटर समझाया था आपको, कितना दिया है बच्चा, 200 नैनो, मतलब क्या, 10 to the power -9, हाँ या ना, बताओ सॉल्व करके क्या हो रहा है। 2 जीरो हटाऊंगा, 10 का पावर कितना हो जाएगा, -7, -7 ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा, 8 + 7 15, 10 का पावर 15, तो यहाँ से ये -34 + 15 कितना जाएगा, 34 में से 15 सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, और ये 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10 समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, 2 से इसको डिवाइड किया 3.3, 2 जीरो हटाए 10 का पावर 9, सॉरी 7, 7 ऊपर गया तो कितना हो गया 15, 34 - 15, हाँ या ना? तो एच न्यू पता हो गया, एच न्यू नॉट पता है, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगा क्या, कौन सा 3, तो तुमको दिख नहीं रहा है क्या अंधे लोग, ठीक से देखो अंधे लोग, ठीक है, इसको इससे डिवाइड किया तो कितना है 3.3, 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9.9, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था, एच न्यू, ऊपर लिख चुका फॉर्मूला ऑलरेडी, एच न्यू कितना है 9.9 इंटू 10 to the power -19 माइनस एच न्यू नॉट अभी निकाला अपन ने 5.34 इंटू 10 to the power -19, कॉमन ले लो बेटा, क्या कॉमन ले लो, तो 9.9 माइनस 5.34 कितना हो जाएगा, 10 to the power -19, कितना आ रहा बच्चा, 4 इंटू 10 to the power, कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा बना लोगे ऐसे ही, ठीक, ऊपर का देखना है क्या, ठीक, क्वेश्चन लिख लिए थे ना, छापा जाए, ओके, एक क्वेश्चन तुम लोग करो,
कौन मेरी झूठी कसम खा रहा है बे? मैं- अच्छा फिर ठीक। दीक्षा की कसम बोल, सर क्यों ऐड कर रही है उसमें? हैं? सर नहीं बोलना है। जान जानबूझ के दीक्षा को साइलेंट करिए, सर बोलिए। हैं? हाँ ये भी सही बात, ये तो मैं सोचा ही नहीं। दीक्षा के सर कौन है? नहीं नहीं, क्या होता है? आओ, आओ तो मच डाउट पूछने आओ। आशुतोष की कसम खाओ। आया आंसर आया। क्या रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या रहा है? एनर्जी ऑफ फोटोन कितना रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 4.1। इतना रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ये किस में निकाले हो? हाँ जूल में बताओ चलो। इंटू 10⁻। ठीक, कोई दिक्कत? कितने लोग को आ रहा था ऐसा? ठीक, ओके। तो अपन ने पहले देखा था, ठीक है, शायद लास्ट क्लास में याद नहीं है, अपन ने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल। किसका मॉडल? तो सबसे पहले एटॉमिक मॉडल को किसने दिया? रदरफोर्ड ने। पर उस टाइम पे हमने रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कर दिया? रिजेक्ट, क्योंकि उसमें कुछ दिक्कतें थी, वो कुछ चीज़ें नहीं बता पाया था। पहला, स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था एटम का, और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी कैसे आ रहा था ये बता नहीं पाया। और दूसरा क्या नहीं बता पाया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत किसी को? तो उसी को ओवरकम करने के लिए आया अपना बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखो, बोर ने जब अपना परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, तो बोर को ये पता चला कि रदरफोर्ड का जो भी एजम्पशन था वो सही था, सारा चारों पॉइंट सही थे, ठीक है। पर एक ही चीज़ था कि रदरफोर्ड एटम की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बोर ने दोनों एक्सप्लेन कर दिया। एटम क्यों स्टेबल है ये भी बताया, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है ये भी बताया, ठीक। तो बोर्स मॉडल में जो स्टार्ट का था, जैसे एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी है, ठीक है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ये सब चीज़ें हमको पता है, ठीक। हमको जहाँ से दिक्कत था हम वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले बोर ने कहा कि भैया देखो, एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व तो करता है, जो रदरफोर्ड ने बोला, बट वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड रेडियस वाला ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मतलब आपका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा। किस में घूमेगा? सर्कुलर पाथ, जिसका क्या फिक्स होगा? रेडियस और एनर्जी। और ऐसे फिक्स एनर्जी और फिक्स रेडियस के पाथ को उसने नाम दिया ऑर्बिट। क्या नाम दिया उसने? तो सबसे पहले आपके बोर ने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे रिवॉल्व करता है उस पाथ का नाम है ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट की दो चीज़ें फिक्स है, एक रेडियस और दूसरा एनर्जी। मतलब हर एक पाथ में एनर्जी है,
हर एक पाथ में एनर्जी है। आगे उसने कहा जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी क्वांटाइजाइज हो जाएगी और वो कभी अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा, ना तो एनर्जी को गेन करेगा ना तो एनर्जी को लूज करेगा, जब तक इस ऑर्बिट में घूमता रहेगा। ऐसा कैसे समझो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास एक ग्लास में पानी भरा है ठंडा, रूम में रखा तो धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर क्या होगा? चेंज, गर्म होगा पानी, रूम टेम्परेचर पे आएगा, है या ना? गर्म पानी रखूँगा तो धीरे धीरे ठंडा होगा, रूम टेम्परेचर पे आएगा, और रूम टेम्परेचर पे पानी रखाऊँ तो कुछ होगा क्या? आ रहा है समझ में? अब समझो, इस पाथ के पास जितनी एनर्जी है उतनी ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास है। इस ऑर्बिट की जितनी एनर्जी उतनी एनर्जी किसके पास है? तो जितना एनर्जी इस रूम का उतना एनर्जी वाटर ऑफ ग्लास का। टेम्परेचर सेम होता है, एनर्जी सेम, तो एनर्जी चेंज हो रही है क्या? ना रूम ग्लास को एनर्जी दे रहा है ना तो ग्लास रूम को। पर जब ग्लास का टेम्परेचर कम है, मतलब ग्लास में एनर्जी कम है, एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी। जब ग्लास का पानी गर्म है तो ग्लास का एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, एक्सचेंज हो रहा है एनर्जी, हाँ या ना? तो बोर ने कहा मैक्सवेल को कि बेटा तुम भी एक काम करो, तुम भी अपने पॉजिटिव चार्ज को एक फिक्स्ड ऑर्बिट पाथ में घुमाओ। किस में घुमाओ? फिक्स्ड ऑर्बिट पाथ में। तो फिर आपका भी जो नेगेटिव चार्ज है वो भी एनर्जी को एमिट नहीं करेगा, रेडिएशन एमिट। पर मैक्सवेल ने क्या डिस्कवर किया था? ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो अगर मैक्सवेल आएगा और इस पाथ की एनर्जी को फिक्स करेगा, उसमें नेगेटिव चार्ज घुमाएगा, तो ईएमआर प्रोड्यूस होगा क्या? तो मैक्सवेल को क्या मतलब? मैक्सवेल तो अपना थ्योरी देके चला गया। तो बाकी जिनको तकलीफ था उसको उसने बताया कि भैया अगर आप चाहते हैं कि एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लूज कर नहीं रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व कर रहा है? ऑर्बिट में। आप मैक्सवेल के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करिए और उसके नेगेटिव चार्ज को किस में फिक्स करिए? ऑर्बिट में। तब आपके मैक्सवेल का भी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो भी नेगेटिव चार्ज है वो भी क्या एमिट नहीं करेगा? रेडिएशन। आया समझ में? पहला दिक्कत खत्म, स्टेबिलिटी ऑफ एटम डिफाइन कर दिया, एटम क्यों स्टेबल है। कोई दिक्कत किसी को? दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो होता क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन जब भी ग्राउंड स्टेट से जंप करके कहा जाता है एक्साइटेड स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट आता है तो क्या एमिट करता है? रेडिएशन। बता चुका आप लोग को, कहानी भी सुनाया था क्या? नहीं? ओके ठीक है, देखो सुनो। नहीं सुनाया था क्या? सुना होगा मुझे। इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट पे अभी वो ग्राउंड स्टेट, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो वो एनर्जी को लेकर के जंप करके कहाँ आएगा? एक्साइटेड स्टेट, हाँ या ना? एक्साइटेड स्टेट में घूम फिर के अपनी एनर्जी को लूज करेगा और वापस चल देगा कहाँ? तो जब ग्राउंड स्टेट वापस जाएगा अपनी एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ। कोई दिक्कत किसी को? तो अब आगे तुम्हारा बोर कहता है कि भैया देखो, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, क्या करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को? जब तक इस ऑर्बिट में घूमेगा तब तक तो ना एनर्जी लेगा ना तो देगा, पर फिर भी आप उसको फोर्सफुली बोल रहे हो कि ले लो एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी को लेगा तो एनर्जी को लेकर के वो इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, वो इस ऑर्बिट से जंप करके हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट में चला जाएगा। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो फिर वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो एक्साइटेड स्टेट से कहाँ आएगा? ग्राउंड स्टेट। और जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करेगा तो वो एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, वो अपने एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? और अगर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, किसका इलेक्ट्रॉन? तो जो रेडिएशन निकलेगा वो हाइड्रोजन की वजह से निकलेगा। और जब इस रेडिएशन को आप प्रिज्म से पास करके एक फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन करेंगे तो आपको डेफिनाइट पैटर्न मिलेगा, और उस पैटर्न को हमने नाम दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आगे पढ़ाऊंगा, अगला टॉपिक आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन किया, क्या होता है कैसे होता है हम बाद में देखेंगे, समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन को जब भी मैं एनर्जी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के कहाँ जाएगा? ग्राउंड स्टेट से, और एक्साइटेड स्टेट से वापस कहाँ आएगा? क्या लूज करेगा? रेडिएशन। किसके फॉर्म में? एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, हाँ या ना? तो इसमें
एक क्वेश्चन ये आता है कि सर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, वो ग्राउंड से एक्साइटेड चला गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, पर फिर एक्साइटेड से वापस क्यों आ रहा है ग्राउंड में? यस और नो? एक्साइटेड से कहाँ आ रहा है? वापस आ रहा है ग्राउंड में। तो क्वेश्चन अराइजेस कि क्यों आ रहा है भाई? तो जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे वो हमेशा कहा जाएगा ग्राउंड। और ग्राउंड में सॉरी, जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो ग्राउंड से कहा जाएगा एक्साइटेड, और एक्साइटेड में जाके अपने एनर्जी को लूज करेगा। नाउ क्वेश्चन राइजेस कि सर एनर्जी को लेकर के ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को लेकर के एक्साइटेड स्टेट चला तो गया ठीक, तो वहां जाके सेटल क्यों नहीं होगा, वापस क्यों आया? क्या हो जाएगा? नहीं होता ऐसा कुछ नहीं। देखो होता क्या समझो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एनर्जी लेवल फर्स्ट है, ठीक है, और यहाँ से जंप करके, जैसे इसकी एनर्जी मान लो 2 जूल है, कितना है? इसकी एनर्जी मान लो 4 जूल है। तो मैंने इस इलेक्ट्रॉन को 2 जूल दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन 2 जूल को लेकर के कितने हो गए टोटल, कितना हो गया? 4 जूल। 4 जूल लेके यहाँ जंप करके चला जाएगा, 4 जूल लेके जंप करके उस एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, यस और नो? पर वहाँ जाकर के अपनी 2 जूल एनर्जी को लूज करेगा और फिर वापस कहाँ आएगा? समझ गए मैं क्या बोला? यस और नो? तो ये मैंने समझाया कि आपको एक एग्जांपल के साथ, कहानी सुनाया क्या? सुनाया था ना? हाँ, याद आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को जब भी एनर्जी दोगे तो वो एनर्जी को लेकर के एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, क्या करने? मजे। और जब वहाँ मजे कर लेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? खर्च। एनर्जी खर्च होगी तो वापस आएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? तो वहाँ जाकर के सेटल होने के लिए नहीं गया वो इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट सेटल होने नहीं गया, क्या करने गया? सिर्फ मजे। यस और नो? अगर सेटल ही होना होता तो अभी भी सेटल ही है ग्राउंड स्टेट में, पर बेचारा मजे नहीं कर पा रहा ना। एक्साइटेड स्टेट में भी जाकर सेटल हो गया, मजे नहीं कर पाएगा, तो कोई मतलब हुआ क्या? तो वो तो यहाँ भी सेटल है वहाँ भी सेटल है, क्या मतलब वहाँ जाके? तो क्या चाहिए उसको? मजे। तो ग्राउंड स्टेट से वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है क्या करने? तो मजे तब कर सकता है जब वो क्या लूज करे? एनर्जी। बिना एनर्जी के मजे नहीं हो सकते ना, यस और नो? जैसे आप बिना पैसे के मजे नहीं कर सकते, तो भी आ रहा है समझ में? यस और नो? ठीक। तो यहाँ से, तो जब भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहा जाएगा एक्साइटेड, और एक्साइटेड स्टेट में जाकर के अपने एनर्जी को क्या करेगा? लूज। और जब उस एनर्जी को, जो एनर्जी को लूज करेगा, किसके फॉर्म में लूज करेगा? रेडिएशन। और उस रेडिएशन को जब हम कहाँ से पास करेंगे? प्रिज्म और फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्टेन करेंगे तो डेफिनेट पैटर्न मिलेगा। और अगर ये गलती से हाइड्रोजन एटम है तो इस स्पेक्ट्रम का नाम, उस डेफिनेट पैटर्न का नाम है स्पेक्ट्रम। जैसे वाइट लाइट को पास करते प्रिज्म से 7 कलर आता है ना, पता है कि नहीं सबको? तो वाइट लाइट को पास करो प्रिज्म से, क्या मिलेगा? 7 कलर। 7 कलर के पैटर्न को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? और वही अगर हाइड्रोजन की वजह से आ रहा है पैटर्न तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत किसी को? ये था किसका मॉडल? जो भी दिक्कत था रदरफोर्ड में सारा एक्सप्लेन किया। इसके अलावा बोर ने और भी चीज़ें किया। बोर ने जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस कितना है, जिस ऑर्बिट में उसका डिस्टेंस कितना न्यूक्लियस से, इसको कैलकुलेट किया। तो बोर ने कैलकुलेट किया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होगा तो कितना रेडियस है, न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है, इसको कैलकुलेट किया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है कितने स्पीड से घूम रहा है ये भी कैलकुलेट किया। तो उसने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करके दी। साथ में इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी, ये भी कैलकुलेट करके दिया। तो बोर ने 3 चीज़ें कैलकुलेट करके दिया, रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी। तो सारा डिटेल उसने दे दिया। समझ आया? तो बोर का मॉडल पास हो गया और लगे हाथ रदरफोर्ड का मॉडल भी पास हो गया। आया समझ में? ठीक। तो बोर ने तुक्के नहीं मारा इसलिए उसके जीते जी उसका मॉडल पास हो गया, और रदरफोर्ड ने, समझ गया बेटा, तुम भी तुक्के मारोगे तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा नीट निकलेगा। कौन निकालेगा? है? कोई नहीं, तुम्हारी भटकती हुई आत्मा निकालेगी किसी के अंदर घुस के। यस, यही होगा। ओके, लिखो। तो क्या चाहते हो, तुम्हारी आत्मा नीट निकालेगी? तुम आत्मा, ठीक है। तो तुक्के लगाओ फिर।
पहला पोस्टुलेट द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया था इसने थ्योरी। तो द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम कैन मूव around the nucleus in a circular path क्या हो गया? In a nuclear path of fixed orbit तो पहला पोस्टुलेट बोर ने क्या किया? द इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे पाथ में घूम सकता है, एक ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम सकता है जिसका रेडियस और एनर्जी क्या है? फिक्स। और उस पाथ का नाम क्या है? ऑर्बिट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट में घूम सकता है। किस में घूम सकता है? ऑर्बिट में। ठीक। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में घूमता रहेगा तब तक कि उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। ओके आगे कह रहा है कि हाउएवर इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू हायर एनर्जी स्टेट व्हेन एब्जॉर्ब एनर्जी। तो आपका इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में घूमेगा तब तक कि उसकी एनर्जी चेंज सेम ऑर्बिट में रह के, बट अगर गलती से उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो कहाँ पहुँच जाएगा? हायर एनर्जी स्टेट में। आया समझ में? और हायर एनर्जी स्टेट में जाके अगर एनर्जी को लूज किया तो कहाँ आएगा? ग्राउंड स्टेट। देख लिए ना? the energy will the energy will be emitted in the form of
radiation when electron moves to the ground state. आपका इलेक्ट्रॉन जब तक ऑर्बिट में घूमेगा उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, पर जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में, और अपने एनर्जी को लूज करेगा किसके फॉर्म में, रेडिएशन, और वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में। कोई दिक्कत किसी को? When the emitted radiation are passed through prism, then hydrogen spectrum will form. तो when the emitted radiation are passed through the prism, then hydrogen spectrum will form. तो स्टेबिलिटी बता दिया पहले और दूसरे पॉइंट में, और तीसरे पॉइंट में उसने क्या बता दिया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। कोई दिक्कत किसी को? यस और नो? एक लास्ट चीज़ बताया उसने। अब देखो, किसी न्यूक्लियस के अराउंड मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकता हूँ, हाँ या ना? एक कोई पॉइंट दे दिया और बोला बेटा सर्कल बनाओ, तो इसमें इनगिनत बना सकते हो। तो क्या सारे के सारे सर्कुलर पाथ रेडियस है? नहीं। तो ये भी बोर ने बताया कि भैया कौन सा ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, मतलब न्यूक्लियस ले लिया, उसके चारों तरफ सर्कल बनाओ तो इनफाइनाइट बना सकते हो ना, तो सारे के सारे ऑर्बिट है क्या? तो इलेक्ट्रॉन किस में घूमेगा, तो ये भी बताया। तो उसने बोला कि भैया देखो, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमेगा जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, जिस ऑर्बिट का मोमेंटम जानते हो, मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, और जब एंगल में घूमेगा तो आर से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा, एम वी इंटू आर। जब एम इंटू वी करोगे तो मोमेंटम आएगा लीनियर मोमेंटम, सीधा सीधा, और जब कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है तो आएगा एंगुलर मोमेंटम, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर। आया समझ में? तो बोर ने कहा कि भैया जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर है, जिस भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर है, या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल है, या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल है, तो वही आपका ऑर्बिट है, बाकी सारे ऑर्बिट नहीं है। तो जिस भी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर हो, या उसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल, कोई इंटीजर नंबर का मल्टीपल, वही ऑर्बिट है, बाकी सारे ऑर्बिट नहीं है, और उसी में आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर पाएगा, घूम पाएगा। तो ऑर्बिट वही जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर या उसका कोई मल्टीपल। आया समझ में? ठीक, तो ये भी बताया आपको किसने, बोर ने। तो लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव only in electrons can move only in those orbit which has angular momentum equal to integral multiple of h/2 समझ गए बच्चों? तो mvr इज इक्वल्स टू NH/2 ये हो गया आपका बोर का एटॉमिक मॉडल।
ये हो गया आपका बोर का। अब अपन थोड़ा सा देखेंगे बोर का एप्लीकेशन। बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या देख लेंगे, एप्लीकेशन। नोट कर लीजिए इसको, लिख लिए तो लिख लिए सब लोग, ठीक है। टाइम हो गया तो बोर का एप्लीकेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और उसके क्वेश्चंस लगा लेंगे, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं।